नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं दलों के दगाबाजों की। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब केवल 6 दिन बचे हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इस चुनाव में 2018 के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग हुई है, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगली सरकार किस दल की बनेगी, इसे लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं कर पा रहा है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस हार और जीत को लेकर गुणा भाग में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही भितरघातियों की कुंडली भी तैयार की जा रही है, जिन्होंने इस चुनाव में दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। इस चुनाव में दोनों दलों को भितरघात से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कितना हुआ है ये तो परिणाम बताएंगे। और दोनों ही पार्टी संगठनों के पास अपने प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वाले नेताओं की शिकायत पहुंची है। संभावना है कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भितरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन शुरू हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने भितरघात की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 17 नवंबर को मतदान के बाद कृषि मंत्री और हरदा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल पटेल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे पूजा पाठ करते दिख रहे थे और वीडियो में वे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सारे विरोधी एक हो गए। हमारा जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा, जिसको मैंने ही बनवाया, सुरेंद्र जैन गड़बड़ कर रहा था तो उसे बाहर कर दिया, लेकिन वो बाहर से ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया। 30 साल से पब्लिक जानती है कि हम क्या हैं। कमल पटेल के इस वीडियो के सामने आने के बाद हरदा बीजेपी के जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा और टिमरनी से विधायक संजय शाह ने भोपाल पहुंचकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से शिकायत की है। संजय शाह ने आरोप लगाया है कि कमल पटेल ने उनके इलाके में उन्हें हराने के लिए विरोधियों से मिलकर काम किया है। बुरहानपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस ने भी शिकायत की है और उन्होंने शिकायत की कि निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन सिंह चौहान के पक्ष में पदाधिकारियों ने काम किया है। रीति पाठक ने भी शिकायत की है। उन्होंने शिकायत की कि पूर्व विधायक जो हैं, वर्तमान विधायक अभी चुनाव के पहले तक जो रहे हैं, केदारनाथ शुक्ल के इशारे पर पार्टी पदाधिकारियों ने काम किया है। निवाड़ी में भी पृथ्वीपुर सीट से भाजपा नेता अनिल पांडे का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। कांग्रेस में भी शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। सागर जिले की बंडा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी ने पूर्व विधायक नारायण प्रजापति की शिकायत की है। इंदौर जिले की सांवेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीना बोरासी ने एक महिला नेता की कांग्रेस कमेटी में शिकायत की है। कोतमा से यूथ कांग्रेस नेता गुड्डू चौहान के खिलाफ विधायक ने शिकायत की है। शाजापुर में कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार ने वर्तमान जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। हालांकि इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। टीकमगढ़ के जिला संगठन मंत्री अनिल बड़कुल पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में काम करने का आरोप लगा। बाद में पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया। चुनाव में भितरघात करने वाले नेताओं और पदाधिकारियों की शिकायत के साथ बतौर सबूत ऑडियो और वीडियो भी पार्टी संगठन को दिए जा रहे हैं। लंबे समय पार्टी में रहे, टिकट नहीं मिला, टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो फिर हुआ यूं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, उनको पार्टी ने निकाल दिया और वो या पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के खिलाफ काम किया। क्या समीकरण है? क्या वास्तव में पार्टी जो डैमेज कंट्रोल की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई हैं? तो ऐसी स्थिति में कितना नुकसान पहुंचा होगा और उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? बहुत सारे सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव पटेल जी। राघव जी, आपका भी स्वागत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले आना चाहूँगा संतोष जी आपके पास। कांग्रेस ने लगभग 39 लोगों को निष्कासन किया है या कारण बताओ नोटिस जारी किया है या कार्रवाई की है अनुशासनहीनता को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी रुकी हुई है 3 तारीख तक की। 3 तारीख के परिणाम आ जाए, उसके बाद में कोई कार्रवाई होगी। शिकायतें वहां भी पहुंची हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो 39 लोगों को निष्कासन दिया गया है या उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है पार्टी ने, उससे पार्टी की भरपाई हो जाएगी? जितना नुकसान वो पहुंचा चुके हैं उसका खामियाजा कैसे भुगतेगी कांग्रेस पार्टी? उस खामियाजा को कैसे पूरा कर पाएंगे?
देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित जो करा है उसके अंदर जो भी पार्टी खिलाफ काम करेगा उसे निकाला जाएगा। कहीं जी। जहाँ तक जो हमें इंतजार करने की जरूरत इसलिए नहीं जी। है, वो असर कुछ इसलिए नहीं पड़ने वाला है जी। मध्य प्रदेश की जनता पे, क्योंकि जनता में बदलाव की लहर थी। जी। और बदलाव के अंदर लहर थी, और लहर के अंदर जो हमारे जो कैंडिडेट जो है, सबकी स्थिति जो हमने पूरे मध्य प्रदेश से जो फीडबैक लिया है उसके अंदर 150 से ज़्यादा सीटें हमारी आ रही हैं। और ये हमें सब जगह की जो हमारा आंतरिक सर्वे है उसके अंदर दिख रहा है। और जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम करा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई माननीय कमलनाथ जी ने कर दी है, और बचे हुए जो और भी है जिनकी जांच चल रही है उनके खिलाफ भी आने वाले समय में कार्रवाई हो जाएगी। हमें अच्छा। कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, जो थोड़ा बहुत नुकसान करा होगा तो उसकी भरपाई हमें और जगह से पूरी हो गई। क्योंकि आप ही देख रहे हो, आपने बोला कि जो कमल पटेल जी बोल रहे हैं कि इनने हमारे खिलाफ काम करा, हमारे विरोधियों ने करा, तो हमें बहुत सारे लोगों ने अंदरूनी जो है सपोर्ट करके लोगों ने बोला कि नहीं, इस समय जो है माननीय कमलनाथ जी का काम बहुत अच्छा है, और पूरी जनता ने सपोर्ट किया। क्योंकि जनता को दिख रहा ना, जनता को ओपीएस पेंशन दिख रही है, जनता को 500 रुपये सिलेंडर दिख रहा है, जनता को 1500 नारी सम्मान निधि दिख रही है, जनता को जो 27 लाख किसानों कर्जा माफ हुआ था, बाकी लोगों का जो माफ होना था वो दिख रहा है। तो जनता की उम्मीदें माननीय कमलनाथ जी के ऊपर है ना। और जनता जानती है कि माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे मुख्यमंत्री से ऐसा कोई बचा नहीं जो शिवराज सिंह चौहान जी ने ठगा नहीं, मध्य प्रदेश को पूरी तरीके से कर्जे के बोझ में लाद दिया। तो जनता सब देख रही है। और अभी अभी एक मुझे सूचना मिली, आपके चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो है इतने ज्यादा जो है अधिकारी दबाव में है, इतना ज्यादा दबाव दिया रहा है कि बालाघाट में बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है। अच्छा। जबकि वो गिनती 3 तारीख को होना चाहिए था। तो कैसे शासकीय मशीनरी का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, ये अभी आपको आगे भी दिखेगा और अभी भी दिख रहा है। आप ये बताइए, आज को बैलेट की गिनती होनी थी क्या? बालाघाट में हो रही है। अभी हमारे जो एक दल गया है चुनाव आयोग को शिकायत करने के लिए कि ये देखिए आप, ये वीडियो है, ये जो है तो ये इस तरह की चीजें सामने है। ठीक है, ये नहीं, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, और आप बोलोगे तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। नहीं, ठीक है, वो चीजें हैं बराबर हैं। तो मध्य प्रदेश के अधिकारी जो पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में, और जो रिचार्ज और टॉपअप पे जो चल रहे थे, चोट वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे थे, तो उसका सीधा सीधा दिख रहा है कि उनको भी लग रहा है कि बोले हमारी विदाई तय, इसलिए कैसे भी करके इधर उधर गणित करके कर ले, लेकिन जनता के आगे कोई होता है। लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान होती है। जनता अपना मत का प्रयोग कर चुकी है, और 3 तारीख को उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए ठीक है, 3 तारीख को उसका जवाब मिल जाएगा। और जो चीजें सामने हैं कि आपने कहा कि जिन पर कार्रवाई हुई है उसकी अनुशासनहीनता उन्होंने की है। और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक नरवरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, आपका भी स्वागत करते हैं। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात कर रहे हैं दलों के दगाबाज की। बहुत सारी शिकायतें अर्चना चिटनिस जी ने शिकायत की है, कमल पटेल की शिकायत हुई है। ये जो बात होती भारतीय जनता पार्टी में, अनुशासन की बात होती है कि कैडर बेस पार्टी की बात होती है, कार्यकर्ता अनुशासित है, जिनको टिकट नहीं मिली वो उन्होंने कोई भितरघात नहीं किया। लेकिन ये जो शिकायतें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में, अर्चना चिटनिस कह रही हैं कि उन्होंने हर्ष चौहान के जो है साथ में काम किया वहाँ के पदाधिकारियों ने। कमल पटेल पर आरोप लगा है, टिमरनी प्रत्याशी ने लगाया कि वो उनको हराने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कैसा अनुशासन है पार्टी का? देखिए, बेबुनियाद आरोप है कि टिमरनी के प्रत्याशी ने लगाया है, लेकिन क्या वो अपना खुद का चुनाव लड़ रहे थे कि वहां टिमरनी का चुनाव लड़ा रहे थे? वो अपना चुनाव लड़ रहे थे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के पक्ष में काम करता है। और लगातार उन्होंने पार्टी के पक्ष में, चाहे कमल पटेल जी हों चाहे कोई अन्य कार्यकर्ता, सब पार्टी के पक्ष में काम कर रहे थे। और आने वाले समय में आप देखेंगे 3 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है। बहुत अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। और दूसरी बात, इन्होंने जो अभी जिस प्रकार से बैलेट पेपर की बात रखी है, ये भी झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं। कहीं एक तरफ ये चुनाव आयोग पर शंका जाहिर करते हैं, दूसरी ओर कभी ईवीएम पर शंका जाहिर करते हैं। इनका लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं, इनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। और ये जैसे ही 3 दिसंबर के बाद चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे, फिर ये ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर देंगे। आपने कहा कि सारी चीजें सही हैं, अनुशासित हैं। पृथ्वीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अनिल पांडे, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि वे कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत संगठन तक पहुंचाई गई और सबूत के तौर पर ऑडियो भी पहुंचाया गया, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं।
देखिए मैं बताऊं, एक आध कोई घटना को छोड़ दें, कोई व्यक्तिगत मामला छोड़ दें, अच्छा। उसकी जानकारी मुझे ठीक ढंग से है भी नहीं। नहीं तो लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं दीपक जी बता भारतीय दूं कि जनता पार्टी के रीति पाठक ने प्रत्येक, भी संगठन से शिकायत की है कि पदाधिकारियों, स्थानीय पदाधिकारियों, उन्होंने वर्तमान विधायक केदार शुक्ल के इशारे पर काम किया, ये रीति पाठक कह रही हैं। वहीं अर्चना चिटनिस ने भी शिकायत की है संगठन से, तो शिकायतों का तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्णता तो सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जी। जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हम्म। पार्टी के पक्ष के लिए, पार्टी की जनहित के काम के लिए लगातार जनता के बीच में रहता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे अन्य समय हो। ठीक है। तो लगातार पार्टी के लिए काम करता है। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है कि क्या कार्रवाई करें, क्योंकि पूरी 230 सीट पर उनके प्रत्याशी नहीं थे। यश भारती जी, आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो स्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी में, और हम बात करें कांग्रेस में भी, ये जो स्थितियां हैं कि यहाँ जो दलों में थे वो दगाबाज हो गए, पार्टी के खिलाफ काम करने लगे। आपको लगता है कि ये दोनों दलों में जो कुछ हुआ है, इससे आपको कुछ फायदा मिलने की संभावना है जहां जहां आपके प्रत्याशी हैं उन सीटों पर? देखिए सुरेश भाई, समाजवादी पार्टी के लिए फायदे और नुकसान के लिए नहीं, कि दूसरे का नुकसान होगा उससे हम अपना फायदा देखना चाहें। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है कि कैसे एक दूसरे दलों को तोड़े, लोकतंत्र की हत्या करें, संविधान को खत्म करने का काम करें। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने उदाहरण देना शुरू किया तो कहते मुझे जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी नहीं है तो फिर दावे किस बात के कर रहे थे वो? जयंत मलैया जी को पार्टी से निकाल दिया गया अभी उपचुनाव के लिए, और अब उनको टिकट दे दिया गया। तो जो आदमी पहले खराब था, अगर पार्टी से निकाला गया था, तो अब उसको प्रत्याशी क्यों बनाया गया? उनके बेटे लगातार वक्तव्य देते रहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में। संकल्प तो ये अर्चना चिटनिस भी 2018 संकल्प समिति का नहीं जयंत मलैया जी। आप अब तो वो उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार भी बना दे तो बात अलग है, लेकिन पहले जो कार्रवाई करी थी तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने उसमें सफाई दी। हाँ। तो ये सब जो चीजें है ना, चाल चेहरा चरित्र, ये सब दिख रहा है। ठीक। ये सब दिख रहा है। ठीक है। आप देखिए 2018 का चुनाव हारने के बाद अर्चना चिटनिस जी ने क्या कहा था, मैं एक एक को देख लूंगी। हाँ। जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, मतलब साफ तौर पर वोटर को धमका रही थी। और अभी अशोकनगर के अंदर मुगावली विधानसभा में पानी नहीं दिया जा रहा है लोगों को, जनता को पानी नहीं दिया जा रहा। जिनकी जानकारी मिल जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं दिया है तो उसको पानी नहीं दिया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया हो सकता है। दूसरा, वहां जो विधायक ने जो बोर करवाया है वो एक पदाधिकारी के आंगन में करवाया है, तो वहां जो पानी लेने जा रहा है तो कसम खिला के पूछा जा रहा है कि तुमने किसको वोट दिया है, और ये जो बात आ रही है कि जो कहता है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, वो पानी ले जा रहा है, बाकी लोग खाली हाथ वापस आ रहे हैं, ये पानी ले जाएगा। जी। दूसरी सूरज भाई जी, हमने देखा है एक जिले के कलेक्टर महोदय साफ तौर पर जनता से अपील कर रहे थे चुनाव शुरू होने से पहले कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कीजिए। तो इन्होंने तो जितने प्रशासनिक अधिकारी है सबको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना दिया है। तो सदस्यता की जो पर्ची नहीं दी थी वो तो मिस कॉल तो देनी थी। हाँ। तो बचा कुछ है नहीं मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में जाएगा उसका दाना पानी उठना ये प्रमाणित हो चुका है अभी के चुनाव से और पूरी के इनके अनुभवों के साथ में। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। राघव पटेल जी, आपके पास आना चाहूंगा कि वही सवाल जो यश भारती जी से था कि ये जो खींचातांचली कहते हैं कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है, कितना फायदा होगा आपको? देखिए, इन दोनों पार्टियों में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लोकतंत्र था नहीं। जो लड़के मेहनत कर रहे थे 5 साल से, उन्हें टिकट नहीं दिया, वो बागी हो गए। तो बागी नहीं है वो, एक अपने आत्मसम्मान के लिए चुनावी रण में कूद गए, चाहे हर्षवर्धन सिंह चौहान हो चाहे दूसरे लोग हों। दूसरी चीज इन लोगों में क्या था कि जो प्रशासन था वो बिल्कुल बीजेपी के लिए काम कर रहा था। आप देखिए दिमनी में लोगों को वोट डालने नहीं दी गई और कैमरे से सतत निगरानी की जा रही थी कि आप वोट किसको डाल रहे हो। दूसरी चीज है, आप देखिए सुर्खी हो खुरई हो, सब जगह किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई। पार्षद के चुनाव तक लोगों को वहां पे लड़ने नहीं दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिलवानी विधानसभा में, तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को चुनावी रंजिश में काट के फेंक ही दिया है। ऐसे तमाम पूरे मध्य प्रदेश में जो गुंडागर्दी थी वो चरम पे थी, FIR ही नहीं हो रहे थे, पैसा अलग से बांटा जा रहा था। तो इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हमें चुनाव जीतना है, नहीं जीतेंगे तो फिर से कांग्रेस के किसी भी जो नेताओं को फिर से तोड़ लेंगे। और यही बीजेपी की जो कथनी करनी है बहुत अंतर है।
ठीक है, कथनी करने में अंतर है। तो मेरा जो सवाल था कि आपको क्या फ़ायदा होना, आपने सीधे कह दिया कि ये इनमें ऐसा है, इनमें ऐसा है। लेकिन आप यदि जो आपने कहा कि भाई ये चीज़ें हुई, तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? आप खुद एक अधिवक्ता हैं, न्यायालय के दरवाजे खोले हैं और लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र की हम बात करें, सर्वोपरि न्यायालयीन व्यवस्था, तो कहीं आपने प्रकरण कोई एफआईआर या किसी तरह का मामला या किसी तरह की इस्तगासा दाखिल किया आम आदमी पार्टी ने? देखिए बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा जो भी मतपत्र हैं, जो मत सूचियां थी, वहां हाँ। पे लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन को हम लोग बराबर पत्र लिख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। आप देखिए कितने भी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लोगों ने शेयर किया हुआ है। हाँ। तो ये तो जो आदर्श आचार्य संहिता है, उल्लंघन था। और मुख्य चुनाव अधिकारी को हम लोगों ने पत्र लिखा। अभी हाँ। जो कार्यवाही अगर वो करते हैं तो फिर आगे आपको अवगत चलिए कराएंगे। ठीक है, पत्र लिखा है। और ये जो बात आ रही कि यहाँ ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये कहना है राघव पटेल जी का। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूँगा। लोकतंत्र की हत्या हुई है, हम किसी के फायदे में नहीं हैं, कोई कुछ भी करे। कांग्रेस का कहना है कि जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत कर दी है उनको निष्कासित करके कार्रवाई कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी में सारे अनुशासित कार्यकर्ता, इन सब के बीच में एक बड़ी बात, यहाँ जो बात आ रही कि चुनाव जैसा होना था वैसा हुआ या नहीं हुआ। जो तस्वीर, जो खाका खींचा गया था, कि अब वह चुनाव की तस्वीर उससे बाहर निकल गई है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वास्तव में ये जो दलों के दगाबाज हैं, इनकी पहचान टिकट वितरण के बाद ही क्यों होती है और इन पर कार्रवाई चुनाव के बाद क्यों होती है? देखिए सूरज जी, मैंने जैसा पूर्व की भी डिबेट में कहा था जी, सभी के मन में एक इच्छा शक्ति तो नहीं, इच्छा रहती है कि वो भाई चुनाव लड़े। लेकिन अब जो किसके अंदर कैलिबर है, किसके अंदर नहीं है, ये राजनीतिक दल तय करते हैं। अब जैसे अभी मध्य प्रदेश विधानसभा जो अभी संपन्न हुआ है, जिसका वोटिंग, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, भितरघात के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। हाँ। पूर्व में भी राजनीतिक दलों में इस प्रकार के मामले सामने आए हैं जी। और कांग्रेस तो मुझे लगता सदमे से अभी तक उभरी नहीं होगी 2020 के बाद से। हाँ। उससे बड़ा भितरघात तो भारत के इतिहास में बहुत रेयर ही हुआ होगा। सही है। तो अभी फिलहाल जो ये विषय आपने आज का लिया महत्वपूर्ण, इसमें दरअसल चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अदर पार्टीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, अगर उनके क्षेत्र का, उनके संगठन का कार्यकर्ता या उनका कोई और अन्य व्यक्ति जो खासकर पार्टी का मेंबर है, अगर वो उनकी पार्टी गाइडलाइन के अगेंस्ट जाता है या उन लोगों को लगता है कि यार ये हमारी मदद नहीं कर रहा है, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि भाई, मैं अगर अपने उदाहरण में मान लीजिए, मेरे पसंदीदा कोई व्यक्ति हैं, उनको टिकट नहीं मिल पाया, किसी और को पार्टी ने टिकट दे दिया, तो कई बार एक मन में निराशा लोगों के मन में आ जाती है, या अपने व्यक्ति जो निर्दलीय लड़ रहे हैं अदर पार्टी से, तो ऐसे मामले आते हैं। और ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य दल हो, ये उनके आंतरिक मामले हैं। उन लोगों की कमेटी होती है, उसको वो लोग उसमें नामों को लेके परीक्षण कराते हैं और शिकायतों का भी परीक्षण कराते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है सूरज जी, वो ये लगती है कि समय के साथ राजनीति में जो गिरावट आई है और राजनीतिक मूल्यों की जो चरणबद्ध तरीके से जो हत्या हुई है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। पहले लोग डिवोटी होते थे, लोग अभी भी डिवोटी हैं, लेकिन पहले ज्यादा डिवोटी होते थे। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो दौर भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती थी, लंबे वक्त तक बाहर थी, लेकिन तब भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा निष्ठावान होता था। उनके दल के जो भी कैंडिडेट हैं, उसको कितने भी वोट्स मिले, या उस क्षेत्र में वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का हो, या अन्य नगर निगम या पंचायतों के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तटस्थ रहता था और हार जीत की चिंता किए बिना अपने दल के लिए काम करता था। सही कहा आपने कि 2 से लेकर 302 तक का सफर हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी का, वो सफर। लेकिन अब जो है, कई जगह समीकरण बदल गए हैं, कई जगह आस्था बदल गई। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात आ रही है, संतोष जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। दीपक जी ने कहा कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो निराधार हैं और भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, ये उनकी वक्तव्य का आशय था। यहाँ सबसे पहले तो उन आरोप को लेकर के जो आपने लगाया और वो निराधार बता रहे हैं कि ये प्रवंचना है और चूंकि हार की हताशा बता रहे हैं। दीपक जी, आपके आरोप को देखिए सूरज जी, हमने तो बोला नहीं कुछ, इनके कमल पटेल बोल रहे हैं, हम तो उन्हीं की बात की पुष्टि कर रहे हैं। जब उनका खुद का कैबिनेट मिनिस्टर ये बोल रहा है कि बोले सारे विरोधी मेरे लिए लग गए और मुझे हराने की कोशिश करी, तो ये तो उनका वीडियो वायरल है। अब जो दूसरी बात जो मैंने करी, ऐसा तो है नहीं कि आपके चैनल पे आज बैठूंगा कल नहीं बैठूंगा। जो मैंने आपको बालाघाट की बात करी है, पूरी पुष्टि के साथ, अभी 7-7:30 बजे हमारा डेलीगेशन वहाँ पहुंचा होगा।
वो हम वीडियो भी वायरल करेंगे और फोटो भी वायरल करेंगे, जिसके अंदर जो है जिला कलेक्टर जो है वहाँ पे गिनती करा रहा है पोस्टल बैलेट की। अगर ये इतना देश का बड़ा चैनल है, महत्वपूर्ण चैनल है, कुछ भी थोड़ी मैं आपको बता दूंगा। जो मुझे जानकारी लगी वो मैंने बता दिया। कल आप सारे अखबारों में पढ़ लेना, कुछ में पढ़ लेना, कुछ में मत पढ़ना, क्योंकि कुछ में नहीं आएगा, कुछ में आएगा। लेकिन वीडियो तो उसके सोशल मीडिया पे तो अभी आधे घंटे बाद वायरल हो जाएंगे ना चालू। जब कलेक्टर बैलेट पेपर की गिनती करा रहा है, उसके अंदर सब कर्मचारी लगे हैं, तो ये कोई छुपने वाली बात तो है नहीं। कोई इतने बड़े आरोप थोड़ी लगा दूंगा मैं कि जो है कुछ भी बोल दूं आपके चैनल बोल के चले जाऊं, कल नहीं बैठूंगा। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं भाई, सामने हर चीज जो है वायरल, कुछ छुपता नहीं है। अमित शाह जी ने बोला था कलेक्टर को कि ढंग से काम करो, लिस्ट बनाओ इनकी, जो काम नहीं कर रहा है उसको देख लेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि भोपाल आके देख लूंगा, आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर का फोटो लगा के पूरी आचार संहिता उल्लंघन करके पूरे जगह जो है वोट मांग रहे हैं। तो जनता तो लोकतंत्र के मंदिर भगवान है ना, जनता तय कर रही है, कर लेगी। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है पूरे प्रभावित करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए, पैसा का हथकंडा अपनाया गया, धार्मिक हथकंडा, ऐसा कोई हथकंडा नहीं जो मैंने बोला ना, ऐसा कोई शिवराज सरकार ने कहा नहीं। ठीक है, जनता देखेगी ना, जनता लोकतंत्र के मंदिर में भगवान है, वायरल हो रहे हैं सारी चीजें। ये जो मैं आप बता रहा हूँ, अभी आधे घंटे बाद अभी एक डेलीगेशन चुनाव आयोग को दिखाएगा कि साहब ये आपका कलेक्टर गिनती करा रहा है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, हमें कोई उम्मीद नहीं है निर्वाचन आयोग से, क्योंकि उनका शुरू से लेकर आगे तक कोई कार्रवाई करी नहीं उन्होंने कहीं भी। नहीं, ये एक बड़ी बात नहीं, यहाँ संतोष जी बड़ी बात कि आपको चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है। हम उनको जानकारी दे रहे हैं सूरज जी, हमने जितनी शिकायतें करी, हमने ये पहली बार मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा चुनाव है कि जहाँ पे इतनी शिकायतें करने के बाद भी कोई आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ठीक है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं संतोष जी आपने, बदल दिया। आपने चुनाव आयोग की पहली बार हुआ ऐसा, और ये भी पहली बार हो रहा है कलेक्टर गिनती करा रहा है। जो गिनती 3 तारीख को बैलेट पेपर की करानी थी सूरज जी, वो गिनती आज हो रही है। कलेक्टर ठीक है उनसे गिनती करा रहा है, उसके फोटो वायरल हो रहा है। जो है एजेंट ने मना किया तो उसको नहीं माने। ठीक है शैलेंद्र जी, आपसे मैं चाहूंगा इसको कल पेपरों में छपा मिलेगा। ठीक है, वापस आता हूं संतोष जी। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा अभी कहा संतोष जी ने कि चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं, मतलब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल है। अब देखिए, विपक्ष के नाते कांग्रेस समय पर ऐसे आरोप भी लगाती आई है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे, और पूर्व की चर्चा में भी हम लोगों ने इस पे बात करी थी। जो हमारी ऑटोनॉमस संस्था हैं भारत के अंदर, जिनमें चुनाव आयोग एक सबसे बड़ी संस्था है, उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए खुद ही को और बेहतर चीजें करना होंगी। अब इतना गंभीर आरोप एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता लगा रहे हैं, और अभी क्योंकि घंटे से तो हमने भी फोन नहीं चेक किया, तो इसके जो प्रमाणों के साथ अगर विपक्ष शिकायत करता है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा मतलब गंभीर इस प्रकार की कोई त्रुटि डीएम द्वारा की जाएगी। लेकिन अब प्रवक्ता जो है कांग्रेस के वो आरोप, तो थोड़ी देर बाद ये मामला खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका प्रश्न है उसका बहुत सीधा जवाब है। ये जितनी भी ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार के अंडर में काम करें, वहाँ के जो अधिकारी हैं और जो वहाँ के सक्षम लोग हैं, उनको अपने का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत के संविधान में उनको जो प्रदत्त शक्तियां हैं या कानून के मुताबिक उन्हें जैसा चलना है, तो वो एक चश्मे से ही दोनों लोगों को देखें, या 3-4 जितने भी लोग हैं, अलग अलग चश्मों से लोगों को नहीं देखें। सही कहा आपने कि ये चीजें जो है पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ, जैसा संतोष जी ने कहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग किया है। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और वो खुद अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। उसमें वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं है कि वो भाजपा के नेताओं के द्वारा चलाए जाने वाला संगठन हो, है ना। स्वतंत्र संगठन संस्था है, मतलब चुनाव आयोग। और जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहा, मैंने पुनः पहले भी कहा था कि अभी ये 3 तारीख के बाद ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि अगर इनकी सरकार बनती है तो सब कुछ सही है, और सरकार इनकी नहीं बनती, भाजपा की बनती है, तो फिर वो ईवीएम की गड़बड़ी है। ये आरोप इनके सुनिश्चित हैं। ये पिछले जब से काम चल रहा है इनका, इस प्रकार से ही आरोप ये लगाते मरते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर।
मतलब बाकी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यदि मध्य प्रदेश में, तो सरकारी मशीनरी का या अधिकारियों ने कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं किया, ऐसा आप चाहते हैं कि वो निष्पक्ष रहे, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे चुनाव जी, आयोग संतोष जी आ रहा हूं। निष्पक्ष रूप से जिस जी प्रकार से काम किया है, जी और लगातार आप देखें कि चुनाव आयोग के पास भाजपा ने भी अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, कांग्रेस या अन्य दलों ने भी अपनी शिकायतें दर्ज कराई। हाँ तो आप देखें कई प्रत्याशी खुद शिकायत करने, भाजपा के भी प्रत्याशी शिकायत करने गए हाँ हैं। हाँ, ठीक है तो जी ठीक है, अब वापस आता हूँ। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सूरज जी, मध्य प्रदेश के इतिहास में शैलेंद्र जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि अगर किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, कि अगर कहीं शिकायत हो रही हो तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला ऐसा ये चुनाव है, इसके अंदर इतनी शिकायतें हुई हैं। अरे एक पे तो बता दो जिसपे कार्रवाई हुई हो। मैं तो बता रहा हूँ, चलो बीजेपी किसी भी तरह से कोई भी, मतलब चुनाव निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी, एक भी कार्रवाई नहीं करी। नहीं तो हर चुनाव में 4-5 कलेक्टर बदल जाते थे, एसपी बदल जाते थे, कहीं कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, वो ज्ञापन दिया उनने, उसके पहले भी हर जगह। तो चुनाव आयोग ने जो काम करा है, ये तो मध्य प्रदेश की जनता से छुपाई नहीं ना। और आज ये बताइए ना कि ये बहुत बड़ा गंभीर बात बता रहा हूँ मैं, जो गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। राजनगर में कार्रवाई हुई है? देख, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मैं बता रहा हूँ, राजनगर में जब आचार संहिता के चलते दिग्विजय सिंह ने धरना दिया तो उन पर मामला दर्ज हुआ आचार संहिता ये के आपने उल्लंघन का। बहुत अच्छी बात बोली। ये कब की बात हो रही है? चुनाव के बाद की। हाँ ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत अच्छा आपने राजनगर का विषय जी, एक कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ वाले की हत्या हो जाती है। हाँ, हाँ। और हत्या की एफआईआर और एफआईआर में गिरफ्तारी नहीं होती है। हाँ। और फिर जो है मध्य प्रदेश के बाहुबली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो केस लदवा देते हैं कांग्रेस के लोगों पे, उनके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं। और जब दूसरा, ये तो चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, हाँ। अभी तो प्रभावित होना तो हो गया। हाँ। और जहां तक आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो पूरे देश ने देखा है मध्य ठीक है। प्रदेश के अंदर कि कैसे। और जहां तक जो कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, जी, जी। बालाघाट कलेक्टर, हाँ। आप अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी जी, मिल जाएगी, बिल्कुल। पोस्टल बैलेट की गिनती करवा रहा है, कितना बेलगाम होगा। हाँ, तो चलिए। ये जनता तय करेगी ना। अब इनको ठीक है, बिल्कुल। लोकतंत्र के आपने बंदे पहले भी कहा कि जनता भक्त सूरज भाई, जनता और थे उसमें। बिल्कुल वो सबके भक्त का। जी यश जी, आप ही के पास आ रहा था, कहीं यश जी अपनी बात कहें। सूरज भाई, देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी रहते हैं, जब पैनल में बैठते हैं तो बड़े अहंकार से भरे होते हैं कि परिणाम आएगा तो बाकी सब लोग ईवीएम को दोष देंगे। एक देश के अंदर ईवीएम को अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा दोष दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। किताब छापने से लेकर के किरीट सोमैया ने एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर सड़क पर लोगों को जाकर के जन जागृति तक की कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है, ईवीएम में क्या क्या दोष है और तमाम बातें। लेकिन जीतने के बाद इतने अहंकारी हो चुके हैं कि वो सारी बातें भूल जाते हैं। देश के अंदर मैं फिर बोल रहा हूं, किसी पार्टी ने इतना दोष ईवीएम को नहीं दिया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। दूसरी बात, जी, ईवीएम लेकर के आई कांग्रेस पार्टी, अगर हम सरकार रहते हुए बात करें तो, और वीवीपैट लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी। जी। ना ईवीएम पे कांग्रेस पार्टी भरोसा करती है, ना वीवीपैट पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है। जी। ये अगर ईवीएम के दोष की बात करते, वीवीपैट की बराबर से गिनती कराने की बात करें, कि जहां ईवीएम की गिनती होगी वीवीपैट की भी पर्चियों की बराबर से गिनती हो जाएगी, वहां ये समर्थन नहीं करते, वहां ये भाग जाते हैं उस बात से। ठीक है। क्योंकि सवाल ईवीएम पे होता है। इनकी जो जुगलबंदी इस समय चल रही है, ऑल इज वेल। ठीक है, चलिए ऑल इज वेल चलिए, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, ईवीएम पे क्योंकि समय की सीमा है, और किरीट सोमैया जैसे लोग वापस चलेंगे। ठीक है। राघव पटेल जी, बहुत कम शब्द अपनी बात रखें। देखिए, अभी आपने निष्कासन की जो बात की थी, कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें दोनों पार्टियां ही निष्कासन कर रही थी। उनको आपने अपना लिया, उनको आपने अपना लिया, जिनका सबने निष्कासन किया। नहीं, हम लोगों ने नहीं अपनाया। संतोष शुक्ला जी जो है मुड़वारा से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। दूसरी चीज है, हर बार जो भी अभी जो इंडिपेंडेंट लोग लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियां अभी रार डालेंगी। जो भी निलंबन के पूरे जो उनके बॉन्डिंग है वो खत्म कर देंगी, अपने पक्ष में करेंगी। और देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अच्छा रिजल्ट देगी। चलिए, आम आदमी पार्टी अच्छा रिजल्ट देगी। और ये जो जिन पर कार्रवाई हुई है, जो दूसरे दलों से लड़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, यदि हंग असेंबली बनती है शैलेंद्र जी,
हंग असेंबली की सिचुएशन क्रिएट होती है तो जिनको आज निष्कासित किया है वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो उन्हीं का समर्थन हासिल करने के लिए दुश्मनों से दोस्ती कर ली जाएगी। कितना तर्क रखते हैं आप इस संदर्भ में? जी देखिए, बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है। अगर हंग असेंबली जैसी परिस्थितियां बनती हैं जी, तो पूर्व की तरह हाईजैक करने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा लोक लुभावन जो वादे होते हैं वो किए जाएंगे। लेकिन मैं आपकी बात में बात जोड़ दूं, जिस प्रकार से भारत और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो राजनीतिक मूल्यों में, जो आदर्शों में जो गिरावट आई है, उसी का नतीजा है कि जनता जो अपना मताधिकार का प्रयोग 5 वर्षों में एक बार करती है और अपने पसंद के व्यक्ति को चुन के भेजती है, अगर वो व्यक्ति निर्वाचित होने के बाद यदि इस प्रकार का कोई कृत्य और कार्य करता है, तात्कालिक लाभों के चक्कर में आके अगर उसके उसूलों पे आंच आ जाती है और वो अपने ही मतदाताओं के साथ धोखा करता है, तो इसका इंतजाम भी अगले चुनाव में मतदाताओं को करना चाहिए। सही कह रहे हैं सूरज जी, एक 30 सेकंड में और कुछ बोलता हूँ। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, और जो आरोप, जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने आज महत्वपूर्ण बात रखी और आरोप लगाया जिसकी अभी तस्दीक होना बाकी है। मैं इस मामले में पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे चुनाव आयोग हो या चाहे न्यायालय हो या अन्य कोई भी ऑटोनॉमस संस्था हो जो देश के संविधान के अकॉर्डिंग चलती हैं, उनको अपनी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए पुनः परीक्षण कराना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस बार कई ऐसे अधिकारी रह गए हैं जो 2 वर्षों से अधिक समय पे एक ही स्थान पे थे और चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। कांग्रेस कई मामलों में शिकायत करने में लेट भी हुई, लेकिन अन्य जो एक्टिविस्ट लोग हैं और जो पत्रकार लोग हैं समय समय पे बातों को उठाते रहे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ऐसे लोगों ने जो पोषित हो रहे होंगे लंबे वक्त से अपने सिस्टम के अंदर, तो उन्होंने अगर अपने राजनीतिक आकाओं को कहीं लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है तो ये निश्चित ही बहुत ही मतलब चिंता का विषय है, कदाचार की श्रेणी में आएगा सीधा सीधा। बिल्कुल, और इसमें मतलब मैं कहता हूं कि जनता को मुखर होना चाहिए और विपक्षी जो दल हैं उनको एकजुट होकर इन सब मामलों को एकजुट होकर उठाना चाहिए। अभी तो हालांकि चुनाव के परिणाम आएंगे, फिर हार जीत का दौर चलेगा, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है और चुनाव आयोग जैसी ऑटोनॉमस संस्थाओं को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं और जिन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, ऐसी संस्थाएं जो भारत में हैं, उन्हें अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए और इस तरह के आरोप न लगें, ऐसी गतिविधियों पर भी होना चाहिए, ये शरण जी ने कहा है। लेकिन बात वही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आरोप प्रत्यारोप, अब चूंकि चुनाव निकल गया उनका महत्व उतना नहीं रह जाता, लेकिन उन आरोप प्रत्यारोपों में पर्दे के पीछे की जो तस्वीर थी कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल के आ रही है। और ये जो आरोप अभी बात हो रही है, नौकरशाही पर आरोप लगाने की बात हो रही है, वो कितनी सच है, बहुत अगले कार्यक्रम में हम इसका खुलासा करेंगे। वास्तव में क्या जो वीडियो आ रहा है, जो सूचना है, वो कितनी सच और कितनी झूठ है, और क्या कांग्रेस के जो वहां दल पहुंचा है उन्होंने क्या शिकायत की, उस पर क्या क्या चीजें सामने आएंगी चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। दीपक नरवरिया जी, संतोष सिंह परिहार जी, यश भारती जी, राघव पटेल जी, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जो बात आ रही है दलों के दगाबाज की, कि उन दलों के दगाबाजों पर कार्रवाई तो हुई है, कांग्रेस ने लगभग 39 लोगों पर कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी के पास जिनकी शिकायतें पहुंच रही, उनके नाम अनुशासन समिति को भेजे जाएंगे और 3 तारीख के बाद उन पर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन बड़ी बात, जो आरोप प्रत्यारोप हुए, जो चर्चा बात सामने आई है, वो गंभीर है और उन पर विमर्श और विचार अवश्य किया जाना चाहिए, चिंता भी करना चाहिए और उन पर चिंतन भी करना चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।